हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने के लिए हमें सबसे पहले हमें लंग्स क्या होता है इसको ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा तभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ पाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बिकॉज मैंने एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे लंग्स का एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंग्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लंग्स के तो देर आर टू लंग्स ऑन लाइन ऑन इस साइड, ये सबको पता है और आपको भी पता है, बट कि अभी देख लेते हैं कि लंग्स होते हैं वो दो लंग्स होते हैं हमारे बॉडीज़ के अंदर। ये दोनों साइड में होते हैं, जिसका शेप कैसा होता है, कौन शेप होता है और वेट कितना होता है, 600 से 700 ग्राम होगा। एंड लेंथ कितनी होगी इसकी, 20 to 24 सेंटीमीटर होगा। एंड इसका कलर कैसा होगा, पिंकिश होगा। अब लोब्स की बात करें तो लोब्स कितने होते हैं, तो लोब्स जो होंगे वो 3 लोब्स होंगे। तो 3 लोब्स इन द राइट लंग्स होगा। जो राइट वाला लंग्स होगा उसके अंदर कितने लोब होंगे, 3 लोब्स होंगे। एंड जो लेफ्ट वाला लोब्स होगा उसके अंदर कितने होंगे, 2 लोब्स होंगे। लोब्स आर सेपरेटेड बाय द फ्यूजर्स, मतलब कह रहा है जो लोब्स होते हैं वो किसके थ्रू मतलब सेपरेट होते हैं, मतलब कब सेपरेट होते हैं, कैसे सेपरेट होते हैं, ये तो पढ़ेंगे ही, बट अभी देखते हैं कि सेपरेट कब होते हैं। तो लोब्स आर सेपरेटेड बाय फ्यूचर होते हैं। द एरिया बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड मेडिस्टेनम। जो लंग्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम मेडिस्टेनम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सरफेस के बारे में बात करें हम, तो सरफेस मतलब कैसा होता है इसका। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि सरफेस कैसा होता है। तो सरफेस की बात करें हम, तो सरफेस की बात करें तो इसके अंदर अपेक्स होगा, सरफेस के अंदर एक बेस होगा, एक कोस्टल सरफेस होगा और एक मेडियल सरफेस होगा। तो अपेक्स क्या होता है, अपेक्स के बारे में हम पढ़े थे, राउंडेड एंड राइजेस इनटू द रूट ऑफ द नेक। ये राउंड शेप का होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा नेक से स्टार्ट होता है, मतलब इनटू द रूट ऑफ द नेक। एंड बेस जो होता है, दिस इज द कॉनकेव सेमिलुनर शेप लाइज ऑन द थोरेसिक सरफेस ऑफ द डायफ्राम। कहने की बात है कि जो बेस होता है वो तो राउंड शेप का होता है, और जो हमारा बेस होता है लंग्स का वो कैसा होता है, कॉनकेव शेप का होता है। और कोस्टल सरफेस क्या होता है हमारा, दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स लाइज अगेंस्ट द कोस्टल कार्टिलेज। और मीडियल सरफेस क्या होगा, हम सब इसके बारे में अभी बाद में देखेंगे। फर्स्ट पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो दिस सरफेस इज कॉनकेव हैज़ अ रफली ट्रायंगुलर शेप एरिया कॉल्ड द हाइलम। द पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई द लंग्स टू पल्मोनरी वेंस ड्रेन इट। कहने की बात है जो मीडियल सरफेस है ये कॉनकेव शेप का होता है, जो कि रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसको हाइलम भी कहते हैं हम। तो इसके अंदर जो आर्टरी आती है वो कौन सी आती है, पल्मोनरी आर्टरी है, जो सप्लाई होती है कहाँ तक, लंग्स की होती है। और दो पल्मोनरी वेन आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड ये अभी है कि नॉन स्मोकर लंग्स और ये जो स्मोकर्स होते हैं उनके लंग्स में क्या डिफरेंस है। तो हम अब देखते हैं प्लोरा क्या होता है। प्लोरा क्या होता है यहाँ पे, तो प्लोरा क्या होता है हमारा, तो द प्लोरा कंसिस्ट ऑफ ए क्लॉथ शेप ऑफ अ सेरस मेम्ब्रेन। जो प्लोरा होता है वो किसका, क्लॉथ शेप का होता है, जो कि उसके अंदर कौन सा मेम्ब्रेन होता है, सेरस मेम्ब्रेन होता है। वन ऑफ ईच लंग्स विच कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेरस फ्लूइड। कहने के बाद यहाँ पे ये है कि जो सेरस होता है उसके मतलब वो तो मेम्ब्रेन होगा ही प्लोरा का, उसके बाद उसमें कौन सा फ्लूइड होगा, सेरस फ्लूइड होगा। सेरस मेम्ब्रेन होगा किसके अंदर, प्लोरा के अंदर, उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होगा, सेरस फ्लूइड होगा। द लंग्स इज इन्वेक्टेड टू पुश द इनटू द शेप, इट फॉर्म्स 2 लेयर। अब लंग्स के भी कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं यहाँ पे। तो पहला लेयर होगा विसरल प्लूरा और दूसरा होगा पेरिटियल प्लूरा। यहाँ से हम नाम से भी देख रहे हैं कि मतलब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पता है विसरल प्लूरा क्या होता है। तो विसरल प्लूरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज द अडेरेंट टू द लंग कवरिंग इच लोब पासिंग इनटू अ फिशर दैट सेपरेट देम। और पेराइटल प्लूरा क्या हो जाएगा, द एडेरेंट टू द इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल एंड थोरेसिक सरफेस ऑफ द डायग्राम। तो यहाँ पे इजिली हम समझ पा रहे हैं कि पेराइटल प्लूरा क्या होता है और विसरल प्लूरा क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्लूरल कैविटी, जो प्लूरा की कैविटी है वो क्या होता है, तो उसके अंदर भी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे है कि द 2 लेयर ऑफ प्लूरा आर सेपरेटेड बाय अ फिल्म ऑफ सेरस फ्लूइड विच अलाउ देम टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। कह रहा है जो प्लूरा के जो सरफेस होते हैं वो किसके थ्रू, सेरस फ्लूइड होता है वो उसके थ्रू मतलब क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इसका काम क्या है, तो प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन बिटवीन देम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। कह रहा है कि और ये क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन, जब हम ब्रीथिंग करते हैं उस समय जो
लंग्स का साइज होगा वो चेंज होगा, तो उस समय जब उसके अंदर फ्रिक्शन होगा तो उसको ये प्रिवेंट करता है। और द सेरस फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल ऑफ द मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो सेरस फ्लूइड होता है वो क्या मतलब सिक्रेट करते हैं यहाँ पे, सिक्रेट क्या करेगा, तो हमारा सिक्रेट जो करेगा, सॉरी, जो सेरस फ्लूइड है वो सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, और ये जो फ्लूइड होगा कौन सिक्रेट करेगा, एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन सिक्रेट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि जैसे ये हमारा है कि ये फिसलर प्लोरा हो गया, ये पैराइटल प्लोरा हो गया, और ये राइट लंग्स हो गया, ये लेफ्ट लंग्स हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट प्लोरा कैविटी हो गया और ये राइट प्लोरा कैविटी हो गया, और दोनों के बीच का जो गैप उसको क्या बोलते हैं, मेडिस्टेनम बोलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे राइट लंग्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लेफ्ट लंग्स के बारे में बात करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे दिया है राइट लंग्स, द राइट लंग्स हैज़ अ मोर लोब्स एंड सेगमेंट दैन द लेफ्ट। कहने की बात ये है कि जो राइट लंग्स होता है उसके अंदर ज़्यादा लोब्स होते हैं और सेगमेंट्स होते हैं लेफ्ट लंग्स के, अगर कंपेयर करें तो। क्योंकि राइट लंग्स में इतने लोब्स क्यों होंगे और लेफ्ट में कम होगा, क्योंकि उस साइड में जो होता है वो हार्ट का पार्ट होता है, इसलिए उधर कम होता है और इधर ज़्यादा होता है, अगर हम लॉजिकली देखें तो। अब क्या होता है कि राइट लंग्स होता है उसको 3 लोब्स में डिवाइड किया गया, एक तो हो गया अपर और दूसरा हो गया मिडल, तीसरा हो गया लोअर, ठीक है। अब यहाँ पे किसके थ्रू सेपरेट होगा, ये फिशर के थ्रू सेपरेट होगा, तो 1 ऑब्लिक फिशर विच सेपरेट मिडल एंड लोअर, 1 हॉरिजॉन्टल फिशर सेपरेट मिडल एंड अपर, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट लंग्स जो है, अब उसकी एनाटॉमी और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट जो लंग्स है, द लेफ्ट लंग्स आर डिवाइडेड इन 2 लोब्स। मैंने जैसे आपको बताया था कि राइट लंग्स होगा वो 3 लोब्स में होगा, लेफ्ट जो हो जाएगा 2 लंग्स में होगा, तो इसमें कितने लोब होते हैं, एक तो अपर लोब हो जाएगा, एक लोअर लोब हो जाएगा, तो सेपरेट बाय ऑब्लिक फिशर, लेफ्ट लंग्स डो नॉट हैव अ मिडिल लोब। कहने की बात ये है कि जो लेफ्ट लंग्स होता है उसके अंदर मिडिल लोब होगा ही नहीं, क्योंकि 2 है तो मिडिल लोब तो होगा ही नहीं। जो दोनों के बीच का जो सरफेस है, मेडिस्टेनियल सरफेस ऑफ द लेफ्ट लंग्स हैज़ अ लार्ज कार्डियक इम्प्रेशन और कार्डियक नोच वेयर द हार्ट सेट्स। कहने की बात ये है जो मेडिस्टल सरफेस है लेफ्ट का वो मतलब लार्जर होता है, किस लिए, क्योंकि वहाँ पे कार्डियक इम्प्रेशन और कार्डियक नोच होता है, जहाँ पे हार्ट है, हार्ट का साइज रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अब इसके अंदर ब्लड सप्लाई कौन होगा लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई होगा वो ब्रोंकियल आर्टरी होगा और पल्मोनरी कैविटी हो जाएगा। कैपिलरीज जो होगा वर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बिटवीन ब्लड्स एंड टिश्यूज, और इसके अंदर वेनस ड्रेनेज होगा, और नर्व सप्लाई कौन सा होगा, वेगस नर्व सप्लाई होगा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन क्या है, तो लंग्स का फंक्शन बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2-3 ही मतलब कोशिश की जो सबसे अच्छा वाला है जो इजीली हो, तो यहाँ पे कि कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, एंड यहाँ पे सपोर्ट पेटेंसी, रिमूवल ऑफ पार्टिकुलर मैटर और कफ रिफ्लेक्स। कहने की बात ये है कि जो फंक्शन है हार्ट का वो तो सपोर्ट भी करेगा, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी करेगा, रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर करेगा, यहाँ पे कफ रिफ्लेक्स हो जाएगा, तो ये क्या हमारे लंग्स के फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करें, अब हमारा जो मेन टॉपिक है रेस्पायरेशन, अब ये स्टार्ट होता है हमारा रेस्पायरेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि द टर्म रेस्पायरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ओके, द टर्म रेस्पायरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडीज सेल एंड एनवायरनमेंट। कह रहे जो रेस्पायरेशन है, ये जो टर्म है, ये इस टर्म का मतलब क्या है, तो क्या करते हैं ये गैसेज का एक्सचेंज करता है हमारे बॉडी से और एनवायरनमेंट के अंदर। द ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं इसको, दिस मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। कह रहा है इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर मतलब एयर का जाना होता है और उसके बाद एक्सचेंज हो जाएगा गैसेज का, तो एक्सचेंज गैसेज अब यहाँ पे पढ़ते हैं। दिस टेक प्लेस इनटू इन लंग्स एक्सटर्नल रेस्पायरेशन इनटू इंटरनल रेस्पायरेशन। अगर लंग्स तक तो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं, और वो टिश्यू तक जाता है तो इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं हमारा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ब्रीथिंग क्या होता है, वो तो हो गया रेस्पायरेशन। अब हम यहाँ पे ब्रीथिंग देखते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है हमारा, तो ब्रीथिंग के अंदर देखेंगे तो ब्रीथिंग इज द सप्लाइज ऑक्सीजन टू द एल्वोलाई एंड एलिमिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि ब्रीथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो ब्रीथिंग का मतलब हो जाएगा जो ब्रीथिंग सप्लाइज ऑक्सीजन टू द, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन क्या किसको सप्लाई होता है, एल्वोलाई को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, एलिमिनेट्स करते हैं। अब इसके अंदर जो मसल्स ऑफ ब्रीथिंग होंगे, तो एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम सांस लेंगे तो हमारा जो चेस्ट क्या होगा, एक्सपेंशन करेगा, और हमारा जो जिसकी वजह से क्या होगा, मस्कुलर एक्टिविटी होगी, और पार्टली वॉलेंट्री एंड पार्टली इनवॉलेंट्री भी हो जाएगा। द मेन मसल्स यूज्ड इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग आर इंटरकोस्टल मसल एंड द डायफ्राम। इसके अंदर जो मेन मसल्स जो काम करते हैं वो कौन से होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हो जाएंगे और डायफ्राम हो जाएंगे।
ड्यूरिंग डिफिकल्ट और डीप ब्रीथिंग दे आर एसोसिएटेड मसल्स ऑफ द नेक, शोल्डर एंड एब्डोमेन। कह रहा है कि जो ड्यूरिंग डिफिकल्ट और डीप ब्रीथिंग दे आर असिस्टेड बाय द मसल्स ऑफ द नेक, शोल्डर एंड एब्डोमेन। कह रहा है जब सांस लेने में हमें दिक्कत होती है तो उस समय जो मसल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नेक होते हैं, शोल्डर रहते हैं, एब्डोमेन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है। इंटरकोस्टल मसल्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश, अगर आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछता है क्योंकि इसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इंटरकोस्टल मसल्स हम देखें तो देयर आर 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स दैट ऑक्यूपाई ऑफ द स्पेस बिटवीन 12 पेयर्स ऑफ रिब। जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है वो कहाँ तक होता है? 11 इसका जो पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स में होते हैं, तो 11 पेयर्स में होगा। ये किसके बीच में होगा? स्पेस बिटवीन 12 रिब्स ऑफ द 12 पेयर्स ऑफ द रिब होगा। दे आर अरेंज इनटू 2 लेयर। और ये इंटरकोस्टल मसल कितने लेयर में होता है? 2 लेयर में होता है। एक एक्सटर्नल हो जाएगा, एक इंटरनल हो जाएगा। ओके, द फर्स्ट रिब इज फिक्स। सही बात है, जो फर्स्ट रिब होता है फिक्स होगा। देयरफॉर व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्टैक्ट दे पुल ऑल अदर रिब्स टुवर्ड the first rib because of the shape of the size of the rib they move outward when pulled upward in enlarging the thoracic cavity। कह रहा है इंटरकोस्टल मसल्स का जो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग में जो है, तो जब हम सांस लेंगे तो उस समय जो रिब्स का जो स्ट्रक्चर होगा या फिर पोजीशन होगा वो चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम इंटरकोस्टल मसल्स कौन से वाले हैं। तो ये हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो डायफ्राम क्या होता है। ठीक है, अब डायफ्राम का भी बहुत ज़्यादा मेन रोल है यहाँ पे। तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? तो द डायफ्राम इज अ डोम शेप। कह रहा है कि जो डायफ्राम होता है किस शेप का होता है? डोम शेप का होता है। और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या, ये सेपरेट करता है किसको? थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को। कौन सेपरेट करता है? डायफ्राम करता है। इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड द रूफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। कह रहा है ये किसका फॉर्म करता है? किसका फ्लोर का फॉर्म करता है? इसमें किस चीज़, 2 चीज़ का फॉर्म कर देगी। थोरेसिक कैविटी का कर देगा, एब्डोमिनल कैविटी का कर देगा। और व्हेन द मसल्स ऑफ द डायग्राम इज रिलैक्स द सेंट्रल टेंडन इज पुट टू डाउन द level of T9 and enlarges thoracic cavity of length. This decreases pressure of thoracic cavity। तो इतना ही था। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइकिल ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है। साइकिल ऑफ ब्रीथिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द एवरेज रेस्पिरेशन रेट इज 12 to 15 ब्रीथिंग पर। यहाँ पे लिखा है कि 12 से 15 होता है, लेकिन अगर आप क्लिनिकल ड्यूटीज़ करेंगे या फिर आप हॉस्पिटल देखेंगे या फिर पेशेंट के साथ, तो उसमें क्या होता है 15 to 20 दिखते हैं मोस्टली। ईच ब्रेथ कंसिस्ट ऑफ 3 फेसेस। कह रहा है कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसमें कितने टाइप के फेस होंगे? 3 होंगे, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पॉज। इंस्पायरेशन का मतलब हो गया कि सांस अंदर लेना है, सांस लेते हैं अंदर उस टाइप वो उस वक्त का। और एक्सपायरेशन क्या होता है? जब हम सांस को मतलब जब गैस एक्सचेंज होता है तो हमारे लंग्स के बाहर जाता है जो नोज के थ्रू, वो एक्सपायरेशन हो जाएगा और पॉज हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे एक करके समझेंगे। इंस्पायरेशन क्या हो जाएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपायरेशन क्या होता है। उसके बाद लंग्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और टाइडल वॉल्यूम, ये ज़्यादा ज़रूरी है। टाइडल वॉल्यूम हमारा और एक्सचेंज गैसेज इनहेल ऑफ द, उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेज देखेंगे। तो आप यहाँ नोट्स आप बना सकते हो। ओके, अब यहाँ अच्छी डिसऑर्डर है ये, जैसे कि अस्थमा हो गया, एफिसाइमा हो गया, पिनोमना हो गया। लंग सब्सटेंस क्या होता है? लंग सब्सटेंस इज अ टाइप ऑफ लिक्विफाइड नेक्रोसिस ऑफ द लंग्स। इसमें लंग्स का हो जाता है, सेल नेक्रोसिस हो जाती है। लंग्स कोलेप्स क्या होते हैं? एपिनिया क्या होता है? ओके, तो लंग्स ट्यूमर क्या होता है? तो ये ज़्यादा जरूरी। लंग्स कैंसर ऑल्सो नॉन एज द लंग्स कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब होता है एक तरह का कैंसर हो जाएगा। इट इज़ द मलिगेंट लंग्स ट्यूमर कैरेक्टराइज्ड बाय द अनस्क्रोल सेल ग्रोथ टिश्यू ऑफ द लंग्स। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।